हे गाइस, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मिनिमम फॉलोइंग पाथ सम। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमको एक मैट्रिक्स गिवन होगी n क्रॉस n साइज की, और हमको मिनिमम सम ऑफ एनी फॉलोइंग पाथ बताना होगा। अब फॉलोइंग पाथ क्या होता है? फॉलोइंग पाथ हमारा फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा और हम जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे है उसकी वैल्यू को वह ऐड करेगा, और वो 3 मूव चल सकता है। या तो वो डायरेक्टली उसके नीचे वाला मूव ले ले, या तो वो लेफ़्ट वाला ले ले, या राइट वाला ले ले। जैसे कि अगर मैं अभी 1 पर हूँ, इस 1 पर, तो मैं 1 से 5 पर जा सकता हूँ, या मैं 1 से 4 पर जा सकता हूँ, और 1 से 6 पर जा सकता हूँ। अगर मैं कोने पर हूँ, यानी कि मैं 0th कॉलम पे हूँ, तो मैं इससे लेफ़्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि लेफ़्ट में हमारा कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इस केस में मैं एक डाउन जाऊंगा और एक राइट जाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं लास्ट कॉलम में हूँ तो मैं डाउन जा सकता हूँ और लेफ़्ट जा सकता हूँ, राइट नहीं जा सकता। और मान लो कि मैं 3 से 4 पर गया, 4 पे मेरे पास अगेन वही पॉसिबिलिटी बचेगी कि मैं 4 से या तो 9 चले जाऊँ, 9 यानी कि मेरे जो डाउन में है, या फिर 4 से मैं 8 पे चले जाऊँ, यानी जो मेरे लेफ़्ट में है। तो ऐसे करके हमको लास्ट रो तक आना है और हमको बताना है कि मिनिमम सम फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है। तो जैसे ये है, हमने 1 से लिया स्टार्ट, 1 के बाद हम 5 पर गए और 7 पर आए, तो 1 5 7 आंसर आ रहा है 13। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं 1 पर हूँ, 1 से मैं 4 पर जाऊँ और 4 से मैं 8 पर जाऊँ, तो इसमें भी आंसर आएगा 13। ओके, तो ये क्वेश्चन था और इसमें नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड हो सकती है। अब इसके अप्रोच एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे जो क्वेश्चन का करने का तरीका होगा वो होगा, हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड होगा हमारा रिकर्जन, फिर रिकर्जन को हम मेमोराइज करेंगे जो कि हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन देगा, डीपी सॉल्यूशन। और तीसरा होगा हमारा टेबुलेशन। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पर अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको तीनों के तीनों मेथड पता होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्वेश्चन को बोलता रहेगा। तो हम अपने पहले मेथड रिकर्जन पर आते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर हूँ और मेरे को लास्ट रो में जाना है, मैं इसका एक बार फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ। हाँ, अगर मैं फर्स्ट रो पर हूँ और मेरे को लास्ट रो पर जाना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मान लो मैं अभी इंडेक्स ज़ीरो यानी रो ज़ीरो कॉलम ज़ीरो पर हूँ, यानी 2 पर। तो मैं लास्ट रो आने के लिए एक ये तरीका लगा सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं डाउनवर्ड तो जा ही सकता हूँ। एक मैं ये तरीका लगा सकता हूँ, और ये मैंने 2 से राइट गया और फिर लेफ़्ट चले गया। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 से 5 गया और 5 से 9 गया। या फिर मैं 2 से 5 जाऊँ, 8 पे आ जाऊँ, है ना। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अगेन ये सारी पॉसिबिलिटी 1 के लिए भी होगी। 1 से मैं 6 पर भी जा सकता हूँ, 5 पर भी जा सकता हूँ, 4 पर भी जा सकता हूँ, 4 से मैं 8 पर भी जा सकता हूँ, 9 पर भी जा सकता हूँ, और आगे ये पॉसिबिलिटी बनती रहेगी। अब मैं ये इमेज को और ख़राब ना करते हुए इसे मिटा देता हूँ। तो एक बात तो हमको समझ आ गई कि हमको इसमें हर एक सेल पर जाना पड़ेगा, हर एक पाथ कंसिडर करना पड़ेगा। हमको नहीं पता कि कौन से ग्रिड को लेने से आंसर आएगा, कौन से को नहीं लेने से आंसर आएगा। तो इसलिए हम हर एक सेल पर जाकर अपने आंसर को कंप्यूट करेंगे। इसलिए हम रिकर्जन कर रहे हैं, हम हर एक पाथ को कंप्यूट कर रहे हैं और वहाँ से आंसर फाइंड कर रहे हैं। अब कि हम इसे कैसे करेंगे? अब देखो यार, क्योंकि मेरे को हर एक रो पर हर एक एलिमेंट को इंक्लूड करना है, तो मान लो मैं 2 पर हूँ, 2 से क्या मैं
मैं 2 से क्या कह सकता हूँ कि मैं 6 पर जा सकता हूँ, 5 पर जा सकता हूँ, और 5 से मैं 9 पर जा सकता हूँ, 8 पर जा सकता हूँ, 7 पर जा सकता हूँ। सिमिलरली 6 से मैं 7 पर जा सकता हूँ, 8 पर जा सकता हूँ। पर 1 और 3 तो रह गए ना, 1 3 मेरे रह गए, तो मेरे को 1 3 को भी फिर कंप्यूट करना पड़ेगा। 1 जब मैं 1 पर आऊँगा तो 1 से मैं 5 पर जा सकता हूँ, 4 पर जा सकता हूँ, 6 पर जा सकता हूँ। तो मेरे को एक बात पता चल रही है, वो ये कि मेरे को पहली रो के जो एलिमेंट है उनको मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। अब सिर्फ मैंने पहली रो का क्यों बोला, क्योंकि अगर आपने पहली रो के किसी एलिमेंट सारे एलिमेंट पर आप आ गए, अगर आप पहले रो के सारे एलिमेंट पर आ सकते हो तो आप पूरी मैट्रिक्स को ट्रैवर्स कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं 3 पर हूँ, 3 से मैं 4 पर जा सकता हूँ, 5 पर जा सकता हूँ, 4 से मैं 9 पर जा सकता हूँ, 8 पर जा सकता हूँ, 7 पर जा सकता हूँ। अगर मैं 1 पर हूँ, 1 से मैं 5 पर जा सकता हूँ, 4 पर जा सकता हूँ, 6 पर जा सकता हूँ, 5 8 9 7 पर जा सकता है, 6 मेरा 7 पर और 8 पर जा सकता है। और जो मेरा 2 है, 2 से मैं 6 पर जा सकता हूँ, 5 पर जा सकता हूँ। अगेन 6 मेरा 7 8 5 7 8 9 पर जा सकता है। तो ये बात तो पता चल गई कि मेरे को पहले वाली रो के एलिमेंट को मैनुअली ट्रैवर्स करना पड़ेगा। फिर वहाँ से मैं कॉल लगाता जाऊँगा और उन कॉल्स में मेरे बाकी के जो सब मैट्रिक्स होगी वह बड़े आराम से कवर हो जाएगी। उसके लिए मेरे को कोई एडिशनल कॉल नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक, तो मैं इसे थोड़ा और बताता हूँ। तो कुछ कुछ बातें पता चल गई हमको। पहली बात है ट्रैवर्स फर्स्ट रो को ही ट्रैवर्स इसलिए करेंगे क्योंकि हमको, अगर हमने फर्स्ट रो को ट्रैवर्स कर ली तो हम बाकी के सारे इंडेक्स पर जा सकते हैं। ठीक, अब दूसरी बात ये है कि हम हर कॉल में क्या करेंगे, ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे। अब ऑपरेशन ये परफॉर्म करेंगे हम कि अगर मैं इस इंडेक्स पर हूँ तो मेरे पे 3 ऑप्शन है जाने के, ये मैं इन तीनों की वैल्यू निकाल लूँगा और इन तीनों में से जो मिनिमम आया होगा उसको आंसर, अपना आंसर बोल दूँगा उसको। और आंसर बोलने से पहले जब मैंने इन तीनों पे कॉल लगाई तो ये 3 अपने फर्दर कॉल लगाएंगे, फिर वो भी कुछ आंसर देगा। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ से ये आंसर देगा और ये यहाँ से इसको आंसर देगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं एक बार इसे कोड की फॉर्म में समझाता हूँ। आप मान लो एक फंक्शन बनाया मैंने सॉल्व, इंडेक्स है i j और मैट्रिक्स, 3 वैल्यू पास करी मैंने एज ए पैरामीटर। अब मैंने देखा कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मैंने 3 कॉल लगाई, x कॉल लगी मेरी सॉल्व i+1 j मैट्रिक्स, एक y कॉल लगा दी मैंने i+1 j+1 मैट्रिक्स। ये वाली जो कॉल है हमारी x वाली, ये डाउनवर्ड वाली है, इसमें बस हमने रो की वैल्यू इंक्रीज़ करी है। और जो ये हमारी y वाली है ये हमारी राइट वाली है। सिमिलरली एक z वाली कॉल लगेगी i+1 j-1, ये हमारी लेफ़्ट वाली कॉल है। यहाँ से जो हमको मिनिमम वैल्यू आएगी, यहाँ से जो हमको मिनिमम वैल्यू आएगी उसमें हम अपना ही जो ये वाला वैल्यू है वो ऐड करके रिटर्न कर देंगे। तो मैं ऐसे बोल दूँगा रिटर्न मैट्रिक्स i j प्लस मिनिमम ऑफ x y z, यहीं पे लिख लेता हूँ मिनिमम ऑफ x y z। तो ये हमारा
आंसर हो गया। अब इसमें एक कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी, वो कंडीशन है जब हम लास्ट रो में आ जाएंगे तब हमको क्या करना है, लास्ट रो में भी हमको सेम यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमको कॉल लगा देनी फर्दर चाइल्ड पे। पर हम जब इसके बाद आ जाएंगे अब हमें क्या करना है, अगर हमारी जो रो की वैल्यू है वो n के इक्वल हो गई, n हमारा साइज़ है ना, लास्ट वाली अगर ये 0 है 1 है 2 है तो लास्ट वाली जो रो है वो n-1 होगी। और अगर हमारी रो की वैल्यू n हो गई, इफ़ i इक्वल टू n, तो हम वहाँ से सिंपली रिटर्न 0 कर देंगे। हम बोल देंगे फर्दर कॉल मत लगाओ, अब बस तुम यहीं से रिटर्न कर दो 0, क्योंकि 0 जब हम ऐड करेंगे या आंसर में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक और हमको कंडीशन देखनी पड़ेगी, वो कंडीशन ये है कि जब हम अपनी 3 कॉल लगा रहे हैं लेफ़्ट राइट डाउन, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि अगर हमारा एलिमेंट कॉर्नर वाले है तो हम उसमें कॉल नहीं लगा सकते सारी। अगर हम मान लो हमारे जो 0th कॉलम पे है तो हम उसमें लेफ़्ट नहीं लगा सकते। अगर हम n-1 कॉलम में है तो हम उसमें राइट कॉल नहीं लगा सकते। तो या तो हम उन कंडीशंस को अलग से हैंडल कर ले कि यहाँ पे मैं लिख दूँ कंडीशन ऐसे, यहाँ पे मैं लिख दूँ इफ़ j इक्वल टू 0 तो कुछ परफॉर्म करो, इफ़ j इक्वल टू n-1 कुछ परफॉर्म करो। या फिर मैं क्या करूँ, जैसी मेरा जो इंडेक्स है वो बाहर जा रहा है, जैसे मेरा इंडेक्स बाहर जा रहा है मैं वहाँ से इतनी बड़ी वैल्यू रिटर्न कर दूँ कि वो जब मिनिमम यहाँ पे लौटे और मैं मिनिमम कंप्यूट करूँ तो वो बड़े आराम से ही एलिमिनेट हो जाए, वो हमारे एक्चुअल आंसर में ऐड ना हो। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक वैल्यू पास कर सकता हूँ, एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा कोड को नीचे लिख दूंगा। हाँ ये यहाँ पे था। हाँ अब मैं यहाँ पे बेस कंडीशन लगा दूंगा 2 और इफ़ j इक्वल टू 0 या फिर ये मेरा लास्ट कॉलम है, या तो फर्स्ट कॉलम है या लास्ट कॉलम है, तो मैं इस केस में एक बहुत बड़ी वैल्यू पास कर दूंगा। अब मैं इंट मैक्स पास नहीं कर दूंगा, इंट मैक्स या फिर इन्फिनिटी मैं कभी पास नहीं करूँगा। क्यों नहीं पास करूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऐड करा रहे वैल्यू। इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड कराओगे तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, इंटीजर की रेंज से आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, आपको एरर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन्फिनिटी भी नहीं पास कराना। अब आप जो यहाँ से वैल्यू रिटर्न कराएंगे वो आपकी क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड कर सकती है कि क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट लिमिट क्या है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट लिमिट क्या है, इसकी जो वैल्यूज़ हो सकती है मैट्रिक्स के अंदर की वो 100 तक हो सकती है, और जो हमारी जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का साइज़ भी 100 हो सकता है। तो एट मैक्स ये वैल्यू 10,000 आ सकती है। तो चलो मैं यहाँ यहीं से 10,000 ही पास करा देता हूँ। हालांकि पहले टेस्ट केस थे इस क्वेश्चन के लीड कोड पर, उसमें हम अगर 1000 भी यहाँ से पास करा रहे थे तो 1000 पर भी चल रहा था। पर अब कुछ एडिशनल टेस्ट केस डाल दिए, इसकी वजह से हमको यहाँ पे 10,000 पास कराना पड़ेगा, और ये हमारे सारे टेस्ट केस को पास कर देगा। तो ये हो गया हमारा कोड। एक बार मैं तुमको फिर से बता देता हूँ हमने करा क्या, ताकि हल्की सी और क्लैरिटी मिल जाए। हम हर एक फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट पर जाएंगे और 3 कॉल लगाएंगे, और वो कॉल क्या लगेगी, लेफ़्ट की, राइट की, डाउन की, और वो फर्दर अपने चिल्ड्रन को कॉल लगाएगी, वो फर्दर अपने चिल्ड्रन को कॉल लगाएगी, और कुछ वैल्यू वो रिटर्न करेगी, और जब हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो हम एज एन आंसर रिटर्न कर देंगे। देखो मैंने 2 पर था, 2 से 6 पर गया, 6 से 7 पर गया, 7 ने मेरे को 7 वैल्यू पास कराई,
तो 7 फर्दर जाएगा इसके बाहर, यहाँ से 0 मिल जाएगा, तो यहाँ से 0 हो गया। अब 7 इसको पास कराएगा 7, तो क्या आ गया 7 6 13, एक वैल्यू आ गई 13। 6 कॉल करेगा यहाँ पे 8 पर, 8 जाएगा नीचे, नीचे से आ गया 0, 0 यहाँ पर गया तो 0 + 8 8 हो गया। अब 8 ऊपर कॉल करेगा तो 8 + 6 14, दो वैल्यू मिल गई ना मेरे को, 8 और 13 14। अब 13 14 में से जो मिनिमम होगा वो ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर गया तो 13 ऊपर गया, 13 और 2 15। अब 2 ने कॉल लगाई यहाँ पर 5 पर, अब 5 ने कॉल लगाई 8 पर, और 8 ने कॉल लगाई अगेन 0 पर, तो यहाँ पर आया 8, 8 गया 5 पर, 8 5, मैं अभी यहाँ पर हूँ, 8 5 13। अब 5 जाएगा मेरे यहाँ पर 9 पर, 9 जाएगा नीचे, नीचे से मिल गया 0, 0 + 9 9, 9 गया ऊपर, 9 5 14, तो 13 14, 13 14 में से मिनिमम है 13, तो यहाँ पे गया 13, तो यहाँ से गया 13, और 13 + 2 15। तो अगेन मेरे को अगर मैं यहाँ पे कॉल लगा रहा हूँ तो 15 मिल रहा है, यहाँ पे कॉल लगा रहा हूँ तो 15 मिल रहा है, तो 2 का तो आंसर मिल गया मेरे को 15। अगर मैं सेकंड इंडेक्स अगर मैं 2 वाली वैल्यू को लेकर कंप्यूट करूँ तो मेरे को 15 मिलेगा आंसर। अब अगर मैं कोई और वैल्यू लूँ, 1 लूँ, एक बार इसको भी मिटा देता हूँ, 1 लूँ, 1 से मेरे पास क्या केस है, अभी मैं एक एक करके लेता हूँ। मान लो मैं 1 से गया 6 पर, 6 से गया मैं 7 पर, 7 से गया मैं 0, 0 रिटर्न हुआ, यहाँ से 7 रिटर्न हुआ, 7 6 13। अब 6 ने कॉल लगाई 8 पर, 8 ने कॉल लगाई 0 पर, यहाँ से 0 रिटर्न हुआ, यहाँ से 8 रिटर्न हुआ, 6 8 14, 13 और 14 में छोटा 13 है, तो 6 ने दिया से 13, और 13 + 1 14। तो एक आंसर, अगर मैं लेफ़्ट कॉल लगा रहा हूँ तो मेरे को 14 मिल रहा है। अब मैं राइट कॉल लगाऊंगा, सॉरी डाउन कॉल लगाऊंगा। डाउन में गया मैं 5 पर, 5 जाएगा मेरा पहले 7 पर, 7 जाएगा 0 पर, तो 0 7 7, इसे मिटा देता हूँ एक सेकेंड, 0 7 7, 7 जाएगा 5 पर, ये हो गया हमारा 12, और फिर 5 जाएगा 8 पर, 8 गया 0 पर, 0 से 0 रिटर्न हो गया, और 8 गया 5 पर, तो आ गया मेरा 13। फिर गया 5 मेरा 9 पर, 9 गया 0 पर, 0 ने रिटर्न करा 0, 0 + 9 9, 9 गया 5 पर, 9 5 14 14। तो 5 से मेरे को लास्ट रो में जाने के लिए 3 वैल्यूज़ मिल रही है, 12 13 14, तो मैं 12 वाली वैल्यू लेकर ऊपर चले गया, है ना। अब 12 मैंने +1 करा तो यहाँ पर आ गया 13। तो अगर मैं 1 से लेफ़्ट में जा रहा हूँ तो भी मेरे को 13 मिल रहा है, डाउन में जा रहा हूँ तो भी 13 मिल रहा है। अगर मैं राइट में जा रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, राइट में गया 4 पर, 4 गया 9 पर, सॉरी 4 गया पहले मेरा 8 पर, 8 गया मेरा नीचे, नीचे से आया 0, 0 रिटर्न हुआ, 8 गया इस पे 4 पे, आंसर आ गया मेरा 12। फिर मेरा 4 गया 9 पे, 9 गया 0 पे, 0 से रिटर्न हुआ 0, और यहाँ से 0 + 9 9, ऊपर गया 9 9 14 13। तो 4 से मेरे को दो वैल्यू मिल रही थी 12 और 13, मैंने 12 रिटर्न कर दिया, 12 + 1 13, तो तीनों से मेरे को 13 मिल रहा है, तो मिनिमम अभी 13 हो गया। अब अगर मैं लास्ट वाले इंडेक्स पे जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं जाऊँगा पहले लेफ़्ट से मेरे पे 3 केस बनेंगे इधर, तो मैं गया 7 पे, 7 से गया मैं 0 पे, 0 ने रिटर्न करा 0, यहाँ पे गया मैं 7 7 5 आ गया 12, फिर गया मैं 5 से 8 पर, और 8 गया 0 पर, यहाँ पे आ गया 0 + 8 8, 8 गया 5 पर, आ गया 13, फिर गया मैं 5 से गया मैं 9 पर, 9 गया 0 पर, 9 गया 5 पर, आ गया 14। तो 5 से मेरे पे 3 वैल्यू मिली 12 13 14, तो मैं 12 को लूँगा, 12 मैंने रिटर्न करा 3 को, तो 12 3 15। तो जब मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ तो मेरे को 15 मिल रहा है। अब अगर मैं राइट जाऊँगा तो क्या मिलेगा, जब मैं सॉरी डाउन जाऊँगा तब क्या मिलेगा, राइट तो मैं जा ही नहीं सकता ना। मैं डाउन गया, मेरे को मिला 4, 4 से मैं जाऊँगा लेफ़्ट में, 8 मिला, 8 से 0, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से गया 8, और मिल गया मेरे को 8 + 4
12, 12 गया ऊपर, 12 + 5 15। अभी ऊपर नहीं भेजूंगा, सॉरी, मैं अभी एक 4 की कंपटीशन रह गई है नीचे वाली। मैं गया 4 से 9 पर, 9 गया 0 पर, 0 रिटर्न हो गया, 9 गया अगेन 4 पर, 13 आ गया। अब मेरे पे 4 पे 2 वैल्यू मिली, 12 और 13, जो मिनिमम होगी मैंने ऊपर पास करी थी, मैंने 12 पास करी, तो 12 + 3 15। तो मेरे को थर्ड इंडेक्स पर मिल रहा है 15 15, फर्स्ट इंडेक्स पर मिल रहा है मेरे को 15, यहाँ पे भी 15 ही था, और इस इंडेक्स में मिल रहा है मेरे को 13 13। तो मिनिमम आंसर है हमारा 13। अगर आप इसमें देख भी पाएंगे तो 13 ही है। तो ये हो गया हमारा कुछ जो हमने ड्राई रन भी कर दिया, कोड भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। बट ये अभी कोड हमारा चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? चलेगा बट एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देगा हमको TLE, क्योंकि हम सेम इंडेक्स पर बहुत बार कॉल कर रहे हैं। मान लो मेरा ये इंडेक्स है ना 5 वाला, मैं 2 से गया 6 से, 2 से गया मैं 5 पर, एक बार कॉल लग गई, फिर मैं आया 1 पर, 1 से गया मैं 5 पर, अगेन कॉल लगी, फिर मैं 6 पर, 6 पे भी 2 कॉल लग गई, फिर गया मैं 3 पर, चल एक बार 4 पर भी चली गया, 1 से 4 पर एक कॉल लग गई, फिर गया मैं 3 पर, 3 से अगेन मैं 5 पर आया तो एक और कॉल लग गई, तो 3 कॉल लग गई। अब सेम इंडेक्स पर आप बार बार कॉल लगा के कोई फ़ायदा तो मिलेगा नहीं, बस आपके कंप्यूटेशन टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए TLE आएगा। अब हमको इसे मेमोराइज़ करना होगा। मेमोराइज़ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आपका जो रिकर्जन कोड होता है उसमें आप क्या करो, जो भी आपके पैरामीटर चेंज हो रहे हैं उसके बेसिस पर आप अपना मेमोराइजेशन डेटा स्ट्रक्चर ले लो। जैसे मेरे को पता है कि मेरी 2 वैल्यू चेंज हो रही है, I की और J की, मैट्रिक्स तो सेम रह रही है हर कॉल में, I और J सेम, वो I और J चेंज हो रहा है ना, तो जब मैं मैट्रिक्स लूँगा स्टोर करने के लिए वो 2D मैट्रिक्स लूँगा, और उनकी रेंज भी मैं I और J की वैल्यू पर लूँगा। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो n है, यानी कि जो साइज़ है वो 100 तक ले सकते हैं हम, 100 तक वेरी करेगा। तो मैं जो अपनी मेमोराइजेशन डेटा स्ट्रक्चर का साइज़ है वो भी 100 ले लूँगा, और 100 ले लूँगा, और हर जगह यहाँ पर जैसे नॉर्मल हम DP के कोड में करते हैं वो कर दूँगा। एक ग्लोबली मैंने उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया, और मैंने मेन फंक्शन के अंदर मेम सेट यूज़ करके -1 वैल्यू कर दूंगा मैं DP की इनिशियली। -1 ले लो, इंट में ले लो, जो आपका मन करे वो ले लो। आप ऐसी वैल्यू लो जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सको कि वो वैल्यू हमने उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हमने कुछ स्टोर करा या नहीं करा। अब मैं यहाँ पे कॉल लगा दूंगा एक, इफ़ DP IJ नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 नहीं है तो रिटर्न DP IJ। और जब ये XYZ आ रहा है, अब जब मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ तो रिटर्न करने से पहले मैं सिंपली एक लाइन लिखूँगा, DP IJ इक्वल टू मैट्रिक्स, और इसको रिटर्न करूँगा। अब हमारा हर बार स्टोर होता रहेगा, और क्योंकि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो हमारे अगर कोई वैल्यू पहले कंप्यूट हो गई तो हमको अगेन फ्यूचर में कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा कोड हो गया मेमोराइजेशन वाला। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कोड। एक ग्लोबल एरे ले लिया मैंने 2D मैट्रिक्स DP नाम का, और इसको मैंने इनिशियलाइज़ करा दिया -1। एक आंसर ले लिया इंट में। अब हमने क्वेश्चन में क्या बोला था, हमको फर्स्ट रो पे हर बार ट्रैवर्स करना है ना, और हर एक फर्स्ट रो के हर एक इंडेक्स से कॉल लगानी है। तो मैंने फर्स्ट रो पर ट्रैवर्स करा और वहाँ से कॉल लगा दी। ज़ीरो हमारा क्या रहेगा, रो, ज़ीरो हमारी रो रहेगी और I हमारा कॉलम रहेगा। हम एक बार इस एलिमेंट पे कॉल लगाएंगे,
एक बार इस एलिमेंट पे कॉल लगाइए, एक बार इस एलिमेंट पे। 0 हमारी रो है और ये हमारे कॉलम है, तो हमारे कॉलम चेंज हो रहे हैं ना, रो नहीं हो रही। तो मैंने 0 रो और आई कॉलम पर कॉल लगा दी। अब जब वो कुछ आंसर रिटर्न करेंगे, उसमें से जो मिनिमम आएगा वो एज ए मेरा ग्लोबल आंसर होगा। अब जो ये हमारा फंक्शन है, सॉल्व फंक्शन, ये क्या कर रहा है, ये तो मैंने n मैट्रिक्स का साइज़ निकाल लिया। अगर हमारा i n-1 से ग्रेटर है, यानी जो हमारी रो है वो लास्ट रो पर आ गए हम, लास्ट के भी लास्ट, n-1 से ग्रेटर तो n होता ना। अगर हमारी जो रो है, ith इंडेक्स है रो का, वो हम लास्ट में आ गए। मान लो हमारे पास मैट्रिक्स का साइज़ है 3, तो लास्ट रो का इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा ना। अब अगर हम थर्ड रो पर आ गए तो हम बाहर आ गए ना मैट्रिक्स के, तो सिमिलरली हम रिटर्न 0 कर देंगे। और अगर हम फर्स्ट कॉलम पे है या लास्ट कॉलम पे है या फिर उससे बाहर आ गए, अगर हम फर्स्ट कॉलम पे लास्ट कॉलम पे है तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम उससे बाहर आ गए, अगर हम अपनी मैट्रिक्स के ही बाहर आ गए, तो हमको एक बड़ी वैल्यू रिटर्न करनी थी, तो मैंने 10⁴ रिटर्न कर दिया। अगर मेरा DP-1 नहीं है पर्टिकुलर इंडेक्सेस के लिए, तो मतलब मैंने वो वैल्यू पास्ट में कंप्यूट कर रखी है, वहीं से रिटर्न कर दूंगा। अब 3 वैल्यू मैंने कंप्यूट कर ली, डाउनवर्ड, लेफ़्ट और राइट, उन पे कॉल लगा दी। वहाँ से जो वैल्यू आ रही है उनका मिनिमम मैंने पर्टिकुलर DB में स्टोर करा, पर्टिकुलर इंडेक्सेस पर, I और J पे। और इस ऐसे हमारा मेमोराइजेशन वाला कोड भी हो जाएगा। तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, और ये सबमिट भी हो गया। तो ये हमारा कोड सबमिट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें टेबुलेशन करना है। टेबुलेशन से कोड करना थोड़ा सा इजी रहता है, बट अगर आप कोई नया क्वेश्चन डायरेक्टली टेबुलेशन से कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको फिगर आउट करने में। बट अगर आप रिकर्जन से कर रहे हैं, फिर उसे मेमोराइज कर रहे हैं, तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी रहता है टेबुलेशन से। देखो, टेबुलेशन में हम क्या करते हैं, टेक्निक क्या यूज़ करते हैं बेसिकली। अगर आपने LCS या फिर फ्रैक्शनल नहीं, नॉर्मल नैपसैक भी यूज़ करा होगा आपने। अगर नॉर्मल नैपसैक या फिर LCS, कोई से भी क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का अगर आपने टेबुलेशन से करा होगा, तो हमारा मेन फंडा क्या होता है टेबुलेशन का, हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके चेक करते हैं। मैं LCS का एग्जांपल लेता हूँ। LCS होता है हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। अगर मान लो मेरे पे 2 स्ट्रिंग है, A, B और ABCDE, इन दोनों में मेरे को कॉमन बताना होता था, तो मैं क्या करता था, मैं पहली रो को 0 0 ले लेता था और फिर यहाँ से ABC ऐसे DE AAB, ये पर्टिकुलर मेरा इंडेक्स क्या डिनोट करता था, ये पर्टिकुलर मेरा इंडेक्स डिनोट करता था जब मेरे एक स्ट्रिंग इतनी है, दूसरी स्ट्रिंग इतनी है, मतलब मैंने जो मेन क्वेश्चन था उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करके चेक कर लिया ना यहाँ तक। ये स्ट्रिंग क्या डिनोट करती है, जब मेरी ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ तक है AB और दूसरी वाली की AA। सिमिलरली वही फंडा हमको यहाँ पर भी लगाना है। अगर मैं इस इंडेक्स पर हूँ, तो मैं बताऊँगा कि फर्स्ट रो से इस इंडेक्स पर आने में मेरे को मिनिमम फॉलिंग पाथ क्या है। अगर मैं इस इंडेक्स पे हूँ तो मैं बताऊँगा कि फर्स्ट जो हमारे फर्स्ट रो है वहाँ से इस पर आने में मेरे को मिनिमम पाथ क्या लगेगा। अगर मैं इस पर हूँ तो मेरा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट रो से इस इंडेक्स पर आने में मेरा मिनिमम फॉलिंग पाथ क्या होगा। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इसके आगे भी कुछ वैल्यू है और उसके आगे कितनी भी वैल्यू है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस यहीं तक चेक करूँगा, ये इंडेक्स मेरा वो डिनोट करेगा। तो इसे मैं एक और बार ढंग से समझाता हूँ। हम क्या लेंगे, एक एडिशनल एरे लेंगे मैट्रिक्स।
अब वो मैट्रिक्स का पर्टिकुलर इंडेक्स डिनोट करेगा कि मैं फर्स्ट रो से उस इंडेक्स तक मिनिमम मूव में कैसे आ सकता हूँ। बस हम फाइनल आंसर कंप्यूट नहीं कर रहे, हम बस अभी हर एक इंडेक्स के लिए ये कंप्यूट करेंगे। जैसे अगर मैं इस इंडेक्स पर हूँ, इस इंडेक्स के लिए आने के लिए मैं फर्स्ट रो से क्या मिनिमम लूँ, फर्स्ट रो से आने के लिए तो मैं यही वाला इंडेक्स लूँगा ना, क्योंकि यही फर्स्ट रो में। सिमिलरली अगर ये है तो 1 और ये 3, क्योंकि सब फर्स्ट रो में है। पर अगर मेरे को यहाँ पे आना है तो यहाँ पे मैं कैसे आ सकता हूँ, यहाँ पे मैं कैसे आ सकता हूँ, या तो मैं ऐसे आ जाऊँ या ऐसे आ जाऊँ, है ना। अब मैं कैसे आऊँगा, मैं जिसका मिनिमम पाथ वैल्यू होगी वही तो लूँगा मैं। मेरे को क्योंकि अपने टोटल पाथ तो मिनिमम बनाना है, तो मैं 2 को ना लेकर 1 को लूँगा। तो मैं 1 को लूँगा और यहाँ पे 6, तो 7 आ गया ना। मेरे को यहाँ पे आने के लिए फर्स्ट रो से इस इंडेक्स पर आने के लिए 7 वैल्यू लगेगी। अगर मेरे को यहाँ पर आना है 5 पर, तो 5 पर आने के क्या तरीके हैं, 3 तरीके हैं। 2 से आ जाऊँ, 1 से आ जाऊँ, 3 से आ जाऊँ, इसमें से जो मिनिमम होगा मैं उसको लूँगा। तो मैंने 1 को लिया, अब 1 और 5 कितना आ गया, 6 आ गया। अब मैं 4 पर हूँ, मेरे को 4 पर जाना है, तो मैं क्या किससे आ सकता हूँ, 3 से आऊँ या 1 से आऊँ, मिनिमम लूँगा 1 लूँगा, 5 आ गया, है ना। अब देखो, अब मेरे को ये पर्टिकुलर इंडेक्स कंप्यूट करना है। इस इंडेक्स के आने के मेरे पास 3 तरीके हैं, है ना। और यहाँ तक आने का आंसर मैंने यहाँ कंप्यूट कर रखा है। यहाँ तक मिनिमम, इस इंडेक्स के मिनिमम आने का आंसर मैंने यहाँ पे कंप्यूट कर रखा है। इस इंडेक्स तक मिनिमम पाथ से आने का आंसर मैंने यहाँ पे कंप्यूट कर रखा है। अब इन तीनों में जो मिनिमम होगा वही मैं लूँगा। तो मैंने 5 लिया, 8 5 मेरा 13 आ गया। तो अगर मैं देखूँ, मेरे को अगर यहाँ पर आना है ना, अगर मेरे को इस इंडेक्स पर आना है तो मिनिमम पाथ होगा 13, वो होगा, पहले मैंने 1 लिया, फिर मैंने 4 लिया, फिर मैंने 8 लिया। सिमिलरली अगर मेरे को 7 पर आना है तो मेरे को 6 तक जो मिनिमम आ रहा है, 6 तक आने का जो मिनिमम पाथ है वो बता दो मेरे को। मैं 6 तक यहाँ से आ सकती, यहाँ से आ सकता था, मेरे को ये बताओ भैया कि मैं जल्दी कहाँ से आऊँगा, मेरे को मिनिमम पाथ कहाँ से मिल रहा है। मेरे को जो मिल रहा है वो मैंने यहाँ पे रखा है पहले से, है ना। अब मैंने 5 पर भी वो रखा है, जो 5 पर आने का मेरे को मिनिमम पाथ चाहिए। अब मैं 5 और 6 में से जो सबसे छोटा पाथ होगा वो 7 में ऐड कर दूंगा, क्योंकि 7 में आने के लिए भी तो मेरे को अल्टीमेटली मेरे को 7 तक मिनिमम बनाना है ना। तो मैं अगर 5 तक कम में आ रहा हूँ और 5 और 6 में मैं 5 में कम में आ रहा हूँ, तो मैं 5 का ही तो आंसर ऐड करूँगा 7 में। तो यही बात होगी। अब 6 तक आने के लिए मेरे को लग रहा है 7 यूनिट, और 5 तक आने के लिए 6, तो 7 6 में मिनिमम है 6, और 6 7 13। सिमिलरली अगर मेरे को 9 पर आना है तो या तो मैं 4 से आऊँगा या मैं 5 से आऊँगा। अब 4 पे आने का मिनिमम पाथ क्या है, 5, और 5 पर आने का मिनिमम पाथ है 6, तो 6 और 5 में से मिनिमम है 5, तो 5 + 9 14। अब मैं लास्ट रो में आ गया। अब लास्ट रो में मैं एक बार ट्रैवर्स कर दूंगा कि भैया मिनिमम कौन सा है इसमें, मिनिमम 2 13 आ रहे, तो कोई सा भी आंसर रिटर्न कर दो। और हमारे 2 ही आंसर इस वाले में लाइव ही कर रहे हैं, हमारे 2 आंसर है भी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ये वाला मेथड। अब ये वाली जो अप्रोच है बहुत आसान है, इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है। इसे हम सिंपली 2 फॉर लूप से कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए, एक डीपी मैट्रिक्स चाहिए जो हमारी मैट्रिक्स की डायमेंशन के इक्वल है। अगर हमारी मैट्रिक्स की डायमेंशन n है तो डीपी की भी n होगी, और जो हमारा डीपी 0 होगा वो मैट्रिक्स 0 के इक्वल होगा। मतलब जो हमारी फर्स्ट रो होगी डीपी की, ये हमारी पूरी मैट्रिक्स है, जो हमारी 0th रो होगी वो हमारी जो मैट्रिक्स की 0th रो है उसके इक्वल होगी। फिर मैं लूप चला दूंगा सिंपली, फॉर i = 1 से लेके i <n i++। हर कॉलम पे जा और मेरे को
कुछ कुछ बातें कम ध्यान रखनी पड़ेगी। वही बात है क्या बात है कि या तो मैं बीच में हूँ, है ना, या तो जो मेरा कॉलम है वो बीच का है, या मेरा जो कॉलम है वो लेफ्ट मोस्ट है या फिर राइट मोस्ट है। इफ़ जे इक्वल टू 0 या तो लेफ्ट मोस्ट है या फिर लास्ट वाला है, एल्स कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा मेरे को। तो मेरा जो डीपी होगा, सबसे पहले तो मैं जिस वैल्यू पे आना चाहता हूँ वो ऐड कर दूंगा, प्लस मिनिमम कहाँ से, अगर मैं 0 पे हूँ तो मैं एक ऊपर से आ सकता हूँ और एक राइट से आ सकता हूँ। तो अगर ये आई जे है तो ये क्या हुआ, i-1 और j, dp i-1 j, और मैं एक राइट से आ सकता था, तो राइट क्या हुआ, dp i-1 j+1, इसको ऐसे ले लो, है ना। अब अगर मैं लास्ट कॉलम पर हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो वैल्यू ऐड कर दूँ, प्लस एक रो में ऊपर से आ सकता हूँ ना, तो dp i-1 और j। अब मैं लेफ़्ट से आ सकता हूँ, अपने राइट से नहीं, लेफ़्ट से। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ से आ सकता हूँ और यहाँ से आ सकता हूँ। ये क्या, अगर ये आई जे है तो ये क्या है, i-1 और j कॉलम यही है, और ये है i-1 j-1। ठीक। अब अगर ऐसा भी नहीं है, मैं फर्स्ट रो पर भी नहीं हूँ, फर्स्ट कॉलम पर नहीं हूँ, लास्ट कॉलम पर नहीं हूँ, तो मैं बीच में हूँ, तो मैं यहाँ पर आने के लिए यहाँ से भी आ सकता हूँ, यहाँ से भी आ सकता हूँ, यहाँ से भी आ सकता हूँ, मैं अप वाले से भी आ सकता हूँ, डाउन लेफ़्ट राइट हर जगह से आ सकता हूँ। तो मेरे को तीनों वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैट्रिक्स आई जे प्लस मिनिमम dp i-1 j, dp i-1 j-1, ये सेमीकोलन नहीं है, कॉमा ये, i-1 j+1, ये हो गया। बस मस्त हो गया, पूरा कोड हो गया हमारा। अब हमको बस एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मैं लास्ट रो पर आ गया, लास्ट रो में ही हमारा आंसर लाई कर रहा है, लास्ट रो में जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी डीपी एरे में, डीपी मैट्रिक्स में, वही हमारा आंसर होगा। तो मैं सिंपली या तो मैं पूरी मैट्रिक्स बनाने के बाद, डीपी मैट्रिक्स बनाने के बाद एडिशनल लूप लगा दूँ एक, या फिर मैं इसी लूप के अंदर यहाँ पे कंडीशन ऐड कर दूँ, इफ़ आई इक्वल टू n-1। अगर हमारा आई लास्ट रो है तो आंसर होगा मिनिमम आंसर कॉमा डीपी आई जे। लास्ट रो में जो वैल्यूज़ है उसमें से जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा, और हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा टेबुलेशन। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n², क्योंकि हम 2 ही लूप तो लगा रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यही है क्योंकि हमने एक एडिशनल मैट्रिक्स क्रिएट करी है। और जो हमारे पहले वाला कोड था, जो हमारा रिकर्जन वाला कोड था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी 3n×n। 3n क्यों थी, क्योंकि हम हर एक इंडेक्स से 3 कॉल लगा रहे थे, और क्योंकि जो हमारे इंडेक्सेस थे वो भी n थे, तो इसलिए 3n×n। उसे हमने फर्दर ऑप्टिमाइज़ करा था डीपी यूज़ करके, तो वो कम हो गई थी, और डीपी में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही थी n² नहीं, हाँ n²। ओके, तो ये था हमारा, हाँ ये हमारा टेबुलेशन कोड।
तो टेबुलेशन कोड हम देख लेते हैं। एक डीपी एरे क्रिएट कर लिया मैंने, सेम मैट्रिक्स के डायमेंशन का। इनिशियली 0 है, आंसर ले लिया मैंने एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी है पहले, और मैंने लूप लगा दिए 2। अगर हमारी पहली रो है तो पहली रो में हमको जो हमारी डीपी की वैल्यू होगी वो एज इट इज़ होगी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है। अगर हमारा पहला कॉलम है तो मैं पहले कॉलम में क्या कर रहा था, मैं एक अपवर्ड वैल्यू ले रहा था और एक राइट ले रहा था, लेफ़्ट नहीं ले सकता क्योंकि लेफ़्ट था ही नहीं, तो वही करा मैंने यहाँ पर। अगर मेरे लास्ट कॉलम है, लास्ट है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वैल्यू लेफ़्ट वाली लूँगा, एक अपवर्ड वाली लूँगा और मैट्रिक्स IJ ऐड करूँगा क्योंकि मैं जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ अभी उसकी वैल्यू तो मेरे को लेनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है, मैं फर्स्ट रो पर भी नहीं हूँ, फर्स्ट कॉलम पर भी नहीं हूँ, लास्ट कॉलम पर भी नहीं हूँ, तो मेरे पे पर्टिकुलर इंडेक्स पर आने की 3 ऑप्शन है, या तो डाउनवर्ड या लेफ़्ट राइट। उन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो ले लूँगा और मैट्रिक्स IJ में ऐड कर दूँगा। और अगर हम लास्ट रो पर आ गए हम, तो वहाँ से हम हर एक जो वैल्यू हमने कंप्यूट करी उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो स्टोर कराते रहेंगे और अपने आंसर में स्टोर कराएंगे और फाइनली आंसर रिटर्न कर देंगे। अगर इसे सबमिट करूं तो ये कोड हमारा सबमिट हो गया। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मेन मोटिव इस वीडियो को इतना लंबा बनाने का यह था कि आपको ढंग से समझ आए। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी है जिन्होंने एक ही अप्रोच बता के डायरेक्ट टेबुलेशन बता दी, जो कि गलत नहीं है, पर अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको तीनों अप्रोच आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और चैनल पर नए हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।